हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रेट स्कॉलर्स एकेडमी। मैं हूं सनी जैन। वेलकम करता हूं आपका चैप्टर नंबर 2 बिजनेस स्टडीज़ में, जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखो, कहीं ना कहीं ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये पता लगता है कि चलो मैंने 12th पास कर ली, तो उसके बाद मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, तो किस किस तरीके से बिजनेस कर सकता हूँ, वो कौन कौन से तरीके हैं बिजनेस करने के, धंधा करने के। लॉजिक सिंपल है, एक ही चीज। अगर आपको पता होगा कि भाई बिजनेस कैसे किया जाता है, तो कभी ना कभी आप बिजनेसमैन बन सकते हो। अभी आपने अगर एमबीए चाय वाला को देखा हो, तो कहीं ना कहीं उन्होंने सोल प्रोप्राइटर बिजनेस शुरू किया था। खुद ही वो मालिक थे, सारी चीज़ों को मैनेज करते थे, और उसके बाद वो एक बड़े स्केल पर आगे मूव करे। तो देखो, कहीं ना कहीं आप उस चीज को समझो। तो लिखता है यूनिट में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप बिजनेस खोलना चाहते हो, तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ये आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। और किस तरह के बिजनेस को खोलने में क्या क्या समस्याएं आएंगी, क्या क्या फायदे मिलेंगे, वो सारी चीजें भी आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो कितने तरीके की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है? तो कहीं ना कहीं सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ज्वाइंट इन दो फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन यानी कंपनी। और अगर मुझे कंपनी खोलनी है तो कैसे बनाऊं, वो कौन कौन सी स्टेजेस है जो मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, कौन सा बिजनेस फॉर्म मेरे लिए सबसे अच्छा है, सबसे वेल सूटेड है, ये सबसे आखिरी में पता लगेगा। ओके, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की पहली फॉर्म, जिसका नाम है सोल प्रोप्राइटरशिप। देखो, सोल का मतलब है कहीं ना कहीं सिंगल, और प्रोप्राइटर का मतलब है कहीं ना कहीं ओनर। ओके, मेरी बात। तो सोल प्रोप्राइटर का मतलब सिंगल ओनर, सिंगल ओनर। तो कहीं ना कहीं आपके पास क्या कहता है वो समझो। ये रहा। The form of business organization determine its external existence and the other party recognize it through its existence। सबसे पहले आपकी जिस तरीके से बिजनेस करोगे, बाहर वाले आपको उसी तरीके से पहचानेंगे, और यही कहीं ना कहीं आपकी पहचान बन जाएगी। ओके, तो देखो, सबसे पहले ये रहा सोल प्रोप्राइटर। सोल ट्रेड इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस organization. All the forms present today, business organization was developed from this system. कहीं ना कहीं सबसे पुराना सिस्टम है, सबसे आसान तरीका है, सबसे पुराना सिस्टम है, और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म निकले हैं वो सारे इससे ही निकले हैं। दिस इज द पॉपुलर नॉट ओनली इन इंडिया बट इन फॉरेन कंट्रीज ऑल्सो। तो सोल ट्रेड इज दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस विच इज एस्टेब्लिश्ड बाय सिंगल इंडिविजुअल। तो सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल ट्रेड वो बिजनेस है जो सिंगल बंदा, एक अकेला बंदा कहीं ना कहीं उसे एस्टेब्लिश करता है। ही इन्वेस्ट नेसेसरी कैपिटल, यही वो बंदा है जो बिजनेस में पैसे लगाएगा, यही वो बंदा है जो उस बिजनेस को मैनेज करेगा, यही वो बंदा है डायरेक्ट हिमसेल्फ यूज हिज इंग्विटी एंड ही हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस। और कहीं ना कहीं यही अपना दिमाग यूज करेगा, अपनी माइंड पावर यूज करेगा, इंटेलेक्चुअल स्किल्स को यूज करेगा, और अगर प्रॉफिट कमाएगा तो भी इसका ही है, और अगर आपका लॉस होगा तो भी इसका ही है। अब देखो, आप साइड में एक शॉप मान लेते हैं इस बिजनेस को समझने के लिए। जैसे मेरे घर के पास कोई किराना शॉप है। ओके, तो वो किराने वाला भैया जो है वो सुबह सुबह आता है, शटर खोलता है, दुकान पर बैठता है, सामान खरीदने की जिम्मेदारी भी उसकी है, बेचने की जिम्मेदारी भी उसकी है, बिजनेस में पैसा चाहिए तो उसका है, और जो प्रॉफिट होगा वो भी कहीं ना कहीं उसका है। तो इसीलिए उसने लिखा है नेसेसरी कैपिटल भी यही लोग लगाते हैं, मैनेज भी यही लोग करते हैं, और कहीं ना कहीं अपनी माइंड लगाकर प्रॉफिट और लॉस भी यही लोग बियर करते हैं। सच ए बिजनेसमैन, इस बिजनेसमैन को हम सोल ट्रेडर कहते हैं, और इस तरह के ट्रेड को हम सोल ट्रेड कहते हैं।
It is important to understand that sole trade does not mean that single individual direct all the activities of the business cannot take help of other person. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भैया। दुकान खोल ली मैंने तो मैं मालिक हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे काम अकेले मुझे ही करने। मैं नौकर रख सकता हूं, मैं बंदे रख सकता हूं अपने नीचे, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी सारी मेरी ही रहेगी। यहां पर मैं जिम्मेदारी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को यहां पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। तो लिखता है दिस कंसेप्ट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओनली पॉइंट्स टुवर्ड्स द ओनरशिप। मालिक सिर्फ एक अकेला होगा। हैंस द सोल ट्रेडर कैन टेक हेल्प ऑफ अदर पर्सन, अपॉइंट एम्प्लॉयज, बट फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द सोल ट्रेडर अलोन। लेकिन सारी जिम्मेदारी प्रॉफिट की, बिजनेस की, लॉस की, हर तरह की जिम्मेदारी सिर्फ एक ही बंदे की होगी। ओके, अब डेफिनेशन दे रहा है तो डेफिनेशन हम इजीली पढ़ सकते हैं। इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड बाय सिंगल इंडिविजुअल हु इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स मैनेजमेंट, रिसीव ऑल प्रॉफिट एंड लॉसेस। ओके, तो कहीं ना कहीं अकेला बंदा मैनेज करेगा, सारे के सारे प्रॉफिट की जिम्मेदारी इसी भाई की होगी और किसी की ये जिम्मेदारी नहीं होगी। फीचर्स ऑफ सोल ट्रेड की बात करें तो इंडिविजुअल ओनरशिप, अकेला मालिक है, सिंगल मालिक है। फीचर्स में द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोल ट्रेड इज दैट इट इज ओन्ड बाय वन इंडिविजुअल, विच मीन्स ही इज द सोल ओनर ऑफ ऑल एसेट रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस की सारी संपत्ति का मालिक सिर्फ ये अकेला ही बंदा है और कोई बंदा नहीं है। सोल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट यानी बिजनेस को संभालने की जिम्मेदारी भी सारी की सारी इसी भाई के कंधे पर है। इन द सोल ट्रेड द ओनर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बट विद द इंक्रीज इन साइज वॉल्यूम ही कैन अपॉइंट मैनेजर। तो मैनेजर्स रख सकता है, एम्प्लॉयज रख सकता है, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी, मालिकाना हक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता, वो सिर्फ एक ही बंदे का रहेगा। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ही इज अलोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन ऑफ मैनेजर। और अगर एक्शन मैनेजर भी कोई गड़बड़ कर देता है तो सारी जिम्मेदारी इसी को लेनी पड़ेगी, कोई और इसके बिहाफ पर जिम्मेदारी नहीं ले सकता। अनलिमिटेड लायबिलिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। अनलिमिटेड का मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, और लायबिलिटी मतलब देनदारी। तो यहां पर वो कहता है कि यहां पर जो देनदारी होती है वो कई बार अनलिमिटेड हो जाती है। इसका मतलब बिजनेस में तो मैंने लगाए हैं 10 लाख रुपए, लेकिन लॉस हो गया मेरा 20 लाख रुपए का। बिजनेस में लगाए थे 10 लाख रुपए, लेकिन डूब गए 20 लाख रुपए। कैसे भाई? मार्केट से उधार उठा रखा था, 50 लोगों के पैसे देने थे, वो सब डूब गए। और अब डूब गए तो अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब इस मालिक को अपना घर बार भी बेचना पड़ सकता है ये मार्केट की उधार को उतारने के लिए। द लायबिलिटी ऑफ ए सोल ट्रेडर इज मोर देन द कैपिटल इन्वेस्टेड। आ गया समझ? कैपिटल तो 10 लाख लगाई, लेकिन फिर भी उससे ज्यादा की देनदारी भी हो सकती है। इट मीन्स दैट इन केस ऑफ हैवी लॉसेस, इफ इट नॉट पॉसिबल टू मेक द पेमेंट विद द एसेट ऑफ द बिजनेस, अगर मैं बिजनेस की संपत्ति से, बिजनेस की प्रॉपर्टी से, बिजनेस की लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी बेचकर भी लोगों का पैसा उतार नहीं पाता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अपना घर बार, अपनी पर्सनल एसेट्स बेचनी पड़ेगी उतारने के। नॉट ओनली द डोमेस्टिक एसेट ऑफ द सोल ट्रेडर कैन बी यूटिलाइज्ड, बट ही कैन डिक्लेयर्ड एज बैंकरप्ट। और अगर घर बार बेचकर भी पैसे नहीं उतरे, घर बार बेचकर भी पैसे नहीं उतरे, तो आपको दिवालिया घोषित कर देंगे, आपको बैंकरप्ट घोषित कर देंगे, क्योंकि वो सारा का सारा पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होता। क्लियर? तो अनलिमिटेड लायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए। फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस का मतलब आपकी इच्छा है, आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हो। मुझे सरकार से पूछने की जरूरत नहीं है, जो मेरा मन करे, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, जो मैं बिजनेस करना चाहूँ वो मेरी मर्जी है, मैं कर सकता हूँ। ए सोल ट्रेडर कैन सेलेक्ट एनी ट्रेड एज पर हिज विल, अपनी इच्छा के अनुसार सेलेक्ट कर सकता है। The selection of a trade among many other firms can be made with the suggestion of many people. In this way, absence of any pressure from other people, he can select business as per wish and make changes in future needed. Clear मेरी बात? इसके बाद आपके पास आ जाती है सीक्रेसी। सीक्रेसी का मतलब क्या है कि चीज़ें सीक्रेट है या नहीं।
देयर इज अनदर स्पेशलिटी ऑफ अ सोल ट्रेड विच इज नॉट फाउंड इन एनी अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस, दैट इज सीक्रेसी। तो कहीं ना कहीं सोल ट्रेड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज पाई जाती है, दैट इज सीक्रेसी। बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, सिर्फ एक ही बंदे को पता है, दैट इज सोल प्रोप्राइटर। तो अनदर स्पेशलिटी क्या है कि जो कहीं नहीं पाई जाती वो यहाँ पर पाई जाती है, और कहीं ना कहीं आप इसे इजीली समझ सकते हो। द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंपॉर्टेंट मैटर्स कंसर्निंग द बिजनेस रेस्ट विद ओनली विद द ओनर, नो आउटसाइड पार्टी कैन टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ इट। सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ घर में ही रहती है, बिजनेस में ही रहती है, कहीं बाहर लीक नहीं होती, और कहीं ना कहीं सोल ट्रेडर को इसका बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलता है। नो सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ द बिजनेस, बिजनेस और मालिक एक ही यूनिट है, अलग अलग नहीं है। इन दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस, बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर नॉट कंसिडर्ड सेपरेटली, which means that business has no separate existence or entity that of businessman. All the assets and liabilities of a business are that of businessman. तो assets हैं वो भी सारी मालिक की हैं, और जो भी आपकी liabilities यानी जो भी आपकी देनदारी है वो भी मालिक की है, बिजनेस का अपना कुछ भी नहीं है। Hence he alone is responsible for the trade activity, not trade itself. तो कोई भी एक्टिविटी में गड़बड़ होगी तो मालिक रिस्पॉन्सिबल होगा, कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अनडिवाइडेड रिस्क, यहाँ पर सारा का सारा रिस्क आपका है, प्रॉफिट आपका है तो रिस्क भी तो आपका ही होगा। द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ सोल ट्रेड इज रिलेटेड टू द ओनर, ही एंजॉय ऑल द गेन्स। अगर प्रॉफिट आप लोगे सारा तो लॉसेस भी आपको ही बियर करने पड़ेंगे। सुटेबल फॉर सम स्पेशल फॉर्म ऑफ बिजनेस, ये कहीं ना कहीं छोटे मोटे बिजनेसेस के लिए तो बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन बड़े बिजनेसेस के लिए ये तरीका नहीं है। देयर आर सम स्पेशल ट्रेड विच रिक्वायर इंडिविजुअल अटेंशन एंड सर्विस कैन बी स्टार्टेड ओनली एज सोल ट्रेड। एग्रीकल्चर, स्टिचिंग हो गया, मेकिंग, बेकरी, ब्यूटी पार्लर्स, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इंडिविजुअल सर्विसेज को मांगती हैं। ओके, इसके बाद आपके पास आ जाता है मेरिट्स, फायदे क्या है सोल प्रोप्राइटर के। सबसे पहले क्विक डिसीजन मेकिंग। क्विक डिसीजन का मतलब अकेले मालिक हो तो सारी की सारी चीज़ें आपको ही मैनेज करनी है, आपको ही देखनी है, तो फटाफट डिसीजन भी आएंगे। सोल ट्रेड रन्स एंटायर बिजनेस सिंगल हैंडेडली, सिंगल मालिक है, सिंगल हैंडेड उसके डिसीजन चलेंगे, किसी और से डिस्कस करने की, कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो सारे के सारा डिसीजन जो है वो क्विक होगा, फटाफट होगा। बेनिफिट्स ऑफ सीक्रेसी, बातें सिर्फ आप तक रहेंगी, किसी और के पास लीक नहीं हो सकती, और लीक नहीं हो सकती तो इसका मतलब आपका फ़ायदा ही फ़ायदा। डायरेक्ट मोटिवेशन की बात करें तो सीधा सीधा मोटिवेशन है, जितना ज़्यादा काम करूंगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, जितना कम काम करूंगा उतना ही कम प्रॉफिट मिलेगा। पर्सनल कंट्रोल, सिर्फ मैं ही मालिक हूं, मेरे ही आदेश पूरे बिजनेस पर फॉलो होंगे, किसी और से मुझे डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। सोल ट्रेडर हैज़ कंप्लीट कंट्रोल ओवर द बिजनेस बिकॉज ही इज़ द रियल ओनर एंड मास्टर ऑफ एवरीथिंग। ईजी फॉर्मेशन, इस तरह का बिजनेस खोलना बहुत ही आसान है, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है। रात को बिजनेस माइंड में आया, अगले दिन से मैं बिजनेस को शुरू कर सकता हूं। इट इज वेरी एस्टेब्लिश, इजी टू एस्टेब्लिश सोल ट्रेड। देयर इज नो नीड टू ऑब्जर्व एनी लीगल फॉर्मेलिटीज टू स्टार्ट। द बिजनेस कैन बी स्टार्टेड विदाउट गेटिंग इट रजिस्टर्ड, मुझे रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है, जब मन करे तब मैं उस बिजनेस को शुरू कर सकता हूँ। लिमिटेशन भी है भाई, हर एक बिजनेस के फायदे हैं तो नुकसान भी हैं। तो सबसे पहले लिमिटेड रिसोर्स, एक आम आदमी के पास कितना पैसा होगा, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, तो वो इसी लेवल का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। बहुत बड़ी 100 करोड़ 200 करोड़ की कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकता। इन सोल ट्रेडर हिमसेल्फ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड द सोर्स ऑफ टेकिंग लोन आर लिमिटेड। तो इन कंपनियों को लोन भी बहुत ही लिमिटेड सा मिलता है, पैसे भी इन लोगों के पास लिमिटेड होते हैं। सिंगल इंडिविजुअल जर्नली कैन नॉट हैव बोथ दीज रिसोर्सेज, सो ही कैन नॉट एक्सपैंड हिज ट्रेड एंड एन्जॉय द बेनिफिट ऑफ अ बिग ट्रेड। तो यहाँ पर मैं बड़े लेवल पर काम नहीं कर सकता, और कहीं ना कहीं मेरा बिजनेस हमेशा छोटे लेवल पर रह जाता है, और मैं कहीं भी बहुत ऊंचे लेवल पर उड़ नहीं सकता।
लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस, मालिक ही सब कुछ है बिजनेस का, तो मालिक अगर गलती से मर जाए तो बिजनेस भी मर जाता है। देयर इज कंटिन्यूस अनसर्टेनिटी इन रनिंग द सोल ट्रेड, इट इज बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसिस और इलनेस ऑफ द ट्रेडर रिमेन अवे फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस, ही हैज आइदर लीव द बिजनेस अंडर द केयर ऑफ एम्प्लॉय और ही हैज टू क्लोज एज एस्टेब्लिशमेंट फॉर सम टाइम। देखो, मालिक बीमार हो गया, मालिक को चोट लग गई, अब या तो वो नौकरों के हवाले करेगा उस बिजनेस को या फिर थोड़े टाइम के लिए उस बिजनेस को बंद करेगा। कस्टमर यहाँ ना कहीं डिससेटिस्फाई हो जाएंगे और वो कहीं ना कहीं दूसरे शॉप से जाकर सामान खरीदना शुरू कर देंगे, और अगर मालिक मर गया तो कहीं ना कहीं आपका बिजनेस भी बंद हो जाएगा। ओके मेरी बात। तीसरी सबसे बड़ी समस्या थी अनलिमिटेड लायबिलिटी। भैया आपका घर भी सेफ नहीं है इस तरह के बिजनेस में। क्यों सेफ नहीं है? अगर आपको नुकसान हो गया तो आपको भरपाई करनी पड़ेगी। क्लियर मेरी बात? तो कहीं ना कहीं आपको ये सारी चीज़ें इसके अंदर याद रखनी है कि जब आप सोल प्रोप्राइटर बिजनेस करोगे तो फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। अब एक बंदा सारे काम करने में परफेक्ट नहीं हो सकता, इस चीज़ को मानकर चलिए। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको सामान खरीदना भी खुद ही है, बेचना भी खुद ही है, अगर बैंक में पैसे जमा कराने हैं तो वो भी आपको खुद ही जाना है, तो परचेज, सेल, प्रोडक्शन सब चीज़ें आपको ही देखनी है। और अगर आपको ही देखनी है तो एक आदमी सारे काम नहीं कर सकता। तो यही चीज़ वो लिखता है। इन सोल ट्रेड ऑल द एक्टिविटीज लाइक सेल, परचेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस हैज टू बी परफॉर्म्ड बाय ट्रेडर हिमसेल्फ। जनरली नो सिंगल इंडिविजुअल कैन कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल द एक्टिविटीज। तो अकेला बंदा सारी चीज़ों को मैनेज करने में इफेक्टिव नहीं हो सकता, इसीलिए इस बिजनेस की ये भी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है या समस्या है। क्लियर मेरी बात? इसके बाद हमारे पास दूसरा फॉर्म ऑफ बिजनेस आ जाता है। वो दूसरा फॉर्म है आपका कौन सा? पार्टनरशिप। अभी यहां मैं सिंगल बंदा काम कर रहा था सोल प्रोप्राइटर में। अब मैंने कहा यार चलो 2 या 4 बंदे मिलकर काम करते हैं और एक फर्म शुरू करते हैं। चारों बंदे कुछ ना कुछ पैसा लगाएंगे, चारों बंदे बिजनेस में कुछ ना कुछ काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं सोल प्रोप्राइटर से एक लेवल अच्छा है, लेकिन इसकी भी कुछ समस्याएं या लिमिटेशंस हैं। तो सबसे पहले पार्टनरशिप का मतलब भाई जब 2 से ज़्यादा बंदे कहीं ना कहीं आपस में हाथ मिला लेते हैं, अपने प्रॉफिट और लॉस को शेयर करना शुरू कर देते हैं, बिजनेस को मिलकर करने की कोशिश करते हैं, तब वो आपका बन जाता है पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप मीन्स दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच 2 or more than 2 person willingly join hands, agree to run some lawful business, they all invest capital in the business and make use of collective managerial ability, share profit and losses among themselves। 2 बंदे मिलकर एक लॉफुल बिजनेस मतलब कानून के हिसाब से जो सही है वो बिजनेस करने की कोशिश करते हैं। दोनों ही कहीं ना कहीं अपने मैनेजरियल एबिलिटी को बिजनेस में लगाएंगे, दोनों हाथ मिलाएंगे ताकि प्रॉफिट और लॉस को मिलकर शेयर कर सकें। ओके, तो इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच 2 or more person willingly join and agree to run some lawful business। सबसे पहले फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप की बात करें तो सबसे पहले स्टैट्यूटरी फीचर्स को आप कह सकते हो मेन फीचर्स। मेन फीचर्स का मतलब है इंपॉर्टेंट फीचर, इसके बिना तो पार्टनरशिप सोच ही नहीं सकते। कम से कम आपके 1 से ज़्यादा बंदा होना चाहिए। अगर सिंगल होगा तो सोल प्रोप्राइटर बन जाएगा, इसीलिए 1 से ज़्यादा बंदे होने चाहिए। तो पार्टनरशिप नीड्स मिनिमम 2 person बिकॉज सिंगल इंडिविजुअल कैन नॉट बी हिज ओन पार्टनर। So if in future number of partner reduces to 1, पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व। अगर सारे पार्टनर छोड़ के चले जाए, अकेला बंदा बच जाए तो पार्टनरशिप है ही नहीं, पार्टनरशिप अपने आप खत्म हो जाएगी। द नंबर ऑफ पार्टनरशिप कैन नॉट बी मोर देन 50। तो कहीं ना कहीं 50 से ज़्यादा पार्टनर्स नहीं हो सकते, यह भी एक मैक्सिमम लिमिट है। और कहीं ना कहीं द नंबर ऑफ पार्टनर गेट रिड्यूस टू 2, द पार्टनरशिप इज डिक्लेयर्ड illegal। Similarly, if the number of partners increase more than 50, partnership is declared to illegal। क्लियर है मेरी बात? तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर 2 की जगह 1 कर लो, अगर गलती से पार्टनरशिप में एक बंदा रह जाए तो भी इलीगल हो जाएगी, और 50 से ज़्यादा बंदे हो जाए जो भी इलीगल हो जाएगी।
एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस की बात करें तो आपके यहाँ पर एक ऐसा बिजनेस होना चाहिए जो रेगुलर बेसिस पर हो। इफ 2 और मोर पर्सन आर ज्वाइनिंग कैन be called partnership only when they agreed some business. It is very essential that business should be legal. भाई दो बंदे मिलके कह रहे चलो यार बैंक लूटते हैं, आधा आधा प्रॉफिट बांट लेंगे, तो ये बिजनेस नहीं है क्योंकि ये लीगल नहीं है। ओके, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होनी चाहिए। कॉन्ट्रेक्चुअल का मतलब कौन कितने पैसे लगाएगा, किसको कितनी सैलरी मिलेगी, किसको कितने घर का खर्चा मिलेगा, कौन हर महीने बिजनेस से कितने पैसे निकालेगा, किसको कितने घंटे काम करना है, क्या काम करना है, हर चीज आपकी जहां पर डिफाइन होती है, दैट इज आपका पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द partners. Hence, it is important to have contract between the partners. Therefore, those people who do not have capability to enter into the contract cannot become partner. तो अगर 18 साल से कम का बंदा है, अनसाउंड माइंड, जिसका माइंड ठीक नहीं है, वो बंदा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता तो वो पार्टनर भी नहीं हो सकता। For example, minor, mentally unsound person, people declared ineligible by law cannot take partner in a firm. प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए किसी भी बिजनेस का, और कहीं ना कहीं शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए। अगर मैं 2-4 बंदों को लेकर खाना बांटने चला जाता हूं गरीब लोगों में, तो कहीं ना कहीं ये पार्टनरशिप नहीं है, ये सोशल मोटिव है, ये प्रॉफिट मोटिव नहीं है। तो प्रॉफिट मोटिव का मतलब है जब मैं कोई सामान बेच रहा हूं, कोई सर्विसेज दे रहा हूं, तो तब वो आपका बन जाता है प्रॉफिट मोटिव। वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनर इज टू अर्न प्रॉफिट एंड डिवाइड दैट अमंग इन द partners. Any enterprise whose purpose is not to earn profit cannot be legally a partnership. It is important to understand to have a share in profit, but have to share in losses is not necessary. कुछ पार्टनर्स होते हैं जो सिर्फ प्रॉफिट की हिस्सेदारी लेते हैं, लेकिन उनका लॉस से कोई मतलब नहीं होता। क्लियर? प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप इस तरीके से समझो। 4 पार्टनर्स हैं, ए बी सी और डी। ओके, से डी, ए बी सी को मैं प्रिंसिपल मान लेता हूं और डी को मैं एजेंट मान लेता हूं। अब इसको क्या मतलब एजेंट का? एजेंट का मतलब है, जैसे सपोज करो जैसे आपने किसी बंदे को सरफ बेचने भेजा, ठीक है, आपका वो एजेंट है, वो आपका सामान बेचने गया। अगर कल को वो कस्टमर से झगड़ा कराए, कल को वो एजेंट आपका कस्टमर से झगड़ा कराए, तो एजेंट की इमेज भी खराब होगी, लेकिन साथ साथ इन प्रिंसिपल्स की, मालिकों की भी इमेज खराब होगी। तो एक पार्टनर फर्म का प्रिंसिपल भी है और उसका एजेंट भी है। अगर एजेंट कोई गलत काम करेगा तो प्रिंसिपल के ऊपर फर्क पड़ेगा। इसी का रिवर्स, अब ये पार्टनर भी तो प्रिंसिपल है, किनका? बाकी सारे पार्टनर्स का। अगर बाकी सारे पार्टनर्स कोई गड़बड़ करेंगे तो इसका नाम भी खराब होगा। तो एक पार्टनर फर्म का प्रिंसिपल भी होता है, तो कहीं ना कहीं दूसरे पार्टनर्स की गलतियों को बर्दाश्त करना पड़ता है, और कहीं ना कहीं दूसरे पार्टनर की गलत कामों का नतीजा आपको भी भुगतना पड़ता है। तो हो गया प्रिंसिपल मतलब, ठीक। और एक पार्टनर फर्म का एजेंट भी है, आपके गलत काम आपके दूसरे पार्टनर्स के ऊपर भी इफेक्ट डालेंगे। द रिलेशनशिप बिटवीन जस्ट एन ओनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय हिज एजेंट्स विद इन द लिमिट ऑफ हिज अथॉरिटी। और अगर कहीं डी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो बाकी सारे पार्टनर्स को भी भुगतना पड़ सकता है। सिमिलरली ऑल पार्टनर्स कैन बाइंड अदर पार्टनर्स विद हिज एक्टिविटी। इन दिस वे एवरी पार्टनर हैज डबल रोल ऑफ ओनर और एजेंट। तो ओनर भी है वो, दूसरों के गलत कामों का नतीजा भुगतना भी पड़ेगा, और अगर आप कोई गलत काम करोगे तो दूसरों को आपकी वजह से भी कोई ना कोई गलत काम का नतीजा भोगना पड़ेगा। क्लियर मेरी बात? जर्नल फीचर्स में फिर से यहाँ पर अनलिमिटेड लायबिलिटी आ जाती है। फिर से 4 पार्टनर्स ने मिलकर बिजनेस में जितना पैसा लगा रखा है, अगर लॉस उससे ज़्यादा हो जाता है तो आपको भी अपनी संपत्ति बेचकर कहीं ना कहीं आपको ये पैसा वापस करना पड़ता है। क्लियर?
नो सेपरेट इंडिविजुअलिटी, फिर से मालिक और पार्टनर्स और बिजनेस अलग अलग नहीं है, पार्टनर और बिजनेस एक ही यूनिट है। तो पार्टनर्स अपने नाम पर एसेट और लायबिलिटीज रखेंगे, बिजनेस के नाम पर हम 1 रुपए की प्रॉपर्टी भी नहीं रख सकते। This means all the contracts connected with the firm are also applicable to the partner individually as well as collectively। तो आप जो भी फर्म से पार्टनरशिप से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे। अटमोस्ट गुड फेथ, अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आपको सबके ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, और भरोसा करना पड़ेगा तभी आप इस पार्टनरशिप को रन कर पाओगे। रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, आप अपना हिस्सा किसी और को बेचकर नहीं जा सकते बाकी पार्टनर्स की मर्जी के बिना। इट इज क्लियर दैट द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप इज म्यूचुअल फेथ, नो पार्टनर कैन ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट इन द फर्म विदाउट अप्रूवल ऑफ द अदर पार्टनर। तो एक बंदा अपना हिस्सा बेचकर नहीं जा सकता जब तक दूसरे पार्टनर से मंजूरी ना मिले। ओके इसके बाद टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिजनेस के एंगल से, एग्जाम्स के एंगल से। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ पार्टनरशिप इट इज कैटेगराइज्ड एज फॉलोज, जर्नल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप। जर्नल और लिमिटेड पार्टनरशिप का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आपकी जो पार्टनरशिप है वो जर्नल है। जर्नल मतलब किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए इन द जर्नल पार्टनरशिप लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज अनलिमिटेड। लेकिन लिमिटेड पार्टनरशिप जैसे किसी न किसी पार्टनर की लायबिलिटी यहां पर लिमिटेड होगी। ऑन द अदर हैंड लिमिटेड पार्टनरशिप हैज 2 टाइप ऑफ पार्टनर, कुछ पार्टनर जिनकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी जिसे हम स्पेशल पार्टनर कहेंगे। तो फर्स्टली जर्नल पार्टनर्स और स्पेशल। जर्नल वाले पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड, द जर्नल पार्टनर्स लायबिलिटी इज अनलिमिटेड, लेकिन जो अपना स्पेशल पार्टनर है उस भाई की लायबिलिटी लिमिटेड। देयर शुड बी एटलीस्ट 1 जर्नल पार्टनर इन लिमिटेड पार्टनरशिप। तो एक ना एक जर्नल पार्टनर का होना जरूरी है। पार्टनरशिप एट विल, पर्टिकुलर पार्टनरशिप एट विल का मतलब है अपनी इच्छा से। भैया जब तक काम करने का साथ में मन करेगा तब तक करेंगे, जब मन खत्म बिजनेस खत्म, पार्टनरशिप खत्म। पार्टनरशिप एट विल कैन बी फॉर्म्ड टू रन द बिजनेस for an infinite period, while particular partnership can be formed for a specific object। जब तक मन करेगा, 100 साल मन करा तो 100 साल बिजनेस करेंगे, 10 साल मन करा तो 10 साल बिजनेस करेंगे, 1 साल मन करा तो 1 साल, एट विल। लेकिन पर्टिकुलर पार्टनरशिप, मैंने कहा यार ये बिल्डिंग बनानी है, 10 फ्लोर की बिल्डिंग बनानी है, 10 फ्लोर खत्म होते ही अपनी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। तो लिखता है particular partnership can be formed from some specific objective, it is end with the attainment of predefined specific objective। क्लियर मेरी बात? तो लिमिटेड में ऊपर वाला पढ़ा था, लिमिटेड के अंदर क्या होगा, इनकॉर्पोरेट बिजनेस विच हैज 2 टाइप ऑफ ओनर्स, एटलीस्ट जिसकी एक की लायबिलिटी कहीं ना कहीं अनलिमिटेड होगी। ओके लीगल पार्टनरशिप जो कानूनी रूप से लीगल हो, जिसे गवर्नमेंट भी परमिशन देती हो, और इलीगल मतलब बैंक लूटना, डाका डालना, चोरी करना, ये सब क्या है, दैट इज इलीगल पार्टनरशिप, और इसलिए कानून भी इसकी इजाज़त नहीं देता और ये पार्टनरशिप नहीं होता। Although it is not essential to get partnership registered, लेकिन yet partnership organization has to work according to the provision of the act। कहीं ना कहीं पार्टनरशिप को रजिस्टर कराना इम्पोर्टेंट नहीं है, गवर्नमेंट के पास जाकर परमिशन लेना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पार्टनरशिप का ऑब्जेक्टिव और उद्देश्य कहीं ना कहीं लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं। क्लियर? उसके बाद पार्टनरशिप बिकम इलीगल और नॉन स्टैट्यूटरी ऑफ द फॉलोइंग, कहीं ना कहीं पर्पस आपका इलीगल हो जाए, कहीं ना कहीं आप लोगों के खिलाफ हो जाएं, यानी आम सोसाइटी से आपको नुकसान हो रहा है या आपकी वजह से सोसाइटी को नुकसान हो रहा है, तब इफ़ द नंबर ऑफ पार्टनर रिड्यूसेस टू द 1 और एक्सीडिंग 50, या तो एक पार्टनर रह जाए या 50 से ज़्यादा हो जाए तब भी इलीगल हो जाएगी। इफ़ एनी पार्टनर इज़ द एनिमी ऑफ द कंट्री, यानी कि कहीं ना कहीं एक बंदा पार्टनर आपका देशद्रोह करे, कोई गलत एक्टिविटी, कोई टेररिस्ट एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो जाए, तब भी आपकी पार्टनरशिप इलीगल हो जाएगी। क्लियर मेरी बात?
इसके बाद फायदे आ जाते हैं पार्टनरशिप के। क्या फायदे हैं? सबसे पहले इजी फॉर्मेशन और क्लोजर। कहीं ना कहीं आपको धक्के खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको बार बार कहीं ना कहीं भागकर गवर्नमेंट ऑफिसेज जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। बैलेंस डिसीजन मेकिंग। बैलेंस डिसीजन मेकिंग का क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं चार बंदे हैं तो चार बंदे डिस्कस करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे, तब जाकर वो कहीं एक अच्छे निचोड़ पर पहुंचेंगे। दैट इज आपका बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग। मोर फंड्स। अकेला आदमी ज्यादा पैसे नहीं लगा सकता था, लेकिन चार बंदे मिलकर चार गुना पैसे तो लगाएंगे ना, तो आपके पास ज्यादा फंड्स अवेलेबल होंगे एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप। इसके बाद शेयरिंग ऑफ रिस्क। अब वहां पर सोल प्रोप्राइटर में अनडिवाइडेड रिस्क था, आप अकेले ही जिम्मेदार थे, लेकिन यहां पर आपका रिस्क बढ़ जाएगा पार्टनर्स में। और जब रिस्क बढ़ जाता है तो थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स मिलता है। सीक्रेसी। अभी भी बातें सिर्फ चार लोगों के बीच में रहेगी, चार पार्टनर्स के बीच में रहेगी, अभी भी बात सबके बीच में फैलेगी नहीं। तो यहां पर भी आपको यह फायदा देखने को मिलता है। लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहले अनलिमिटेड लायबिलिटी है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब फिर से वही, देनदारी अनलिमिटेड है। चारों पार्टनर की घर की एसेट सेफ नहीं है। एक पार्टनर ने कोई गड़बड़ कर दी तो बाकी सबको भी उसका हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। In partnership, every partner has unlimited liability. Every partner is responsible collectively and individually for the liability of the partnership. Okay? लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि आपके पास जो संसाधन है, जो पैसे हैं, वो लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब फिर भी आप 100 करोड़ की कंपनी तो नहीं खोल सकते। हाँ, 1-2 करोड़ की कंपनी आप खोल सकते हो, लेकिन 100 करोड़ रुपए चार बंदों के पास तो नहीं होंगे, और जब नहीं होंगे तो आप इतना बड़ा बिजनेस नहीं खोल सकते। इन पार्टनरशिप, फाइनेंशियल रिसोर्सेज रिमेन कन्फाइंड टू द कैपिटल ऑफ द पार्टनर एंड देयर कैपेसिटी टू रेज लोन। तो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप फर्म ज़्यादा लोन नहीं उठा सकती, आम आदमी से पैसा नहीं उठा सकती, तो आपके पास रिसोर्सेज या फाइनेंशियल चीज़ें कम रहेंगी। एट द टाइम ऑफ एक्सपेंशन बिजनेस प्रूव इट इज़ इनसफिशिएंट। और आपके पास कहीं ना कहीं जब एक्सपेंशन करने की सोचोगे तो उतना पैसा नहीं होगा जितना एक टाटा जैसी कंपनी के पास पैसा हो सकता है। लैक ऑफ हार्मनी। कहीं ना कहीं पार्टनर्स एक दूसरे के साथ मिलकर काम नहीं करते, पार्टनर्स एक दूसरे के साथ झगड़ा करना शुरू कर देते, एक दूसरे से सहमत नहीं होते, यहाँ पर शांति बिगड़ जाती है। The success of partnership depend upon the mutual understanding, confidence, cooperation. But when there are more people, difference of opinion leads to discord. Discord का मतलब है झगड़ा, या आप इसलिए दूसरा नाम भी लिख सकते हो, that is conflict. तो आपके यहाँ पर झगड़े होना शुरू हो जाते हैं, कन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाते हैं। कब? जब पार्टनर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाते हैं, हर पार्टनर अपना आइडिया देने की कोशिश करता है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी। जैसे ही एक पार्टनर छोड़कर जाएगा, जैसे ही एक पार्टनर मर जाएगा, कहीं ना कहीं आपकी पार्टनरशिप उसी टाइम पर क्लोज हो जाएगी। देखो, ध्यान देने वाली बात, द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप इज वेरी अनसर्टेन इन केस देखो, partnership is uncertain in case of only two partners and business end with the reason and such as that of the partner declaration is bankruptcy and insane. तो कहीं ना कहीं आपका एक भी पार्टनर मर जाएगा या उसको कुछ हो जाएगा तो आपकी पार्टनरशिप वहीं पर क्लोज हो जाएगी। इसके बाद आपके पास आ जाता है लैक ऑफ पब्लिक फेथ। लैक ऑफ पब्लिक फेथ का मतलब लोगों को यहाँ पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें क्या रहती है? सीक्रेट रहती हैं, सीक्रेसी रहती है। इसीलिए आप यहाँ पर कभी भी आप लोग जो है वो आपके ऊपर भरोसा नहीं कर पाते, और जब भरोसा नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं वो इस तरह के बिजनेस को सपोर्ट करना नहीं चाहते। तो अनलाइक द कंपनी बिजनेस, द एनुअल अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप आर नॉट प्रेजेंटेड। तो कंपनी वगैरह तो अपनी जो बड़ी बड़ी कंपनी है, जैसे टाटा है, रिलायंस है, अंबानी है, ये लोग कहीं ना कहीं अपनी रिपोर्ट्स को पब्लिश करते हैं, लेकिन सोल प्रोप्राइटर को, पार्टनरशिप को कहीं ना कहीं अपने रिपोर्ट्स प्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जब ये रिपोर्ट प्रेजेंट नहीं करते तो बिजनेस में क्या चीज़ चल रही है ये हमें पता नहीं लगता। ओके, तो समटाइम पीपल गेट द आइडिया अबाउट मोर प्रॉफिट्स बाय लूटिंग द कस्टमर।
और कई बार लोगों को लगता है कि ये लोग अपना कस्टमर्स का ज़्यादा पैसा लूट रहे हैं और कहीं ना कहीं आप इस बिज़नेस को नकारना शुरू कर देते हो, मना करना शुरू कर देते हो, बुराई करना शुरू कर देते हो। यहाँ तक है आपकी पार्टनरशिप। ओके, इसके बाद आपका डिफरेंस आ जाता है सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप में 2 बंदे चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम 50, यहाँ पर सिर्फ सिंगल बंदा होता है। यहाँ पर एग्रीमेंट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ कोई एग्रीमेंट का क्वेश्चन नहीं है क्योंकि वन मैन शो है, अकेला ही आदमी उस चीज़ को रन करता है। यहाँ पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लागू होता है, यहाँ पर ऐसा कोई एक्ट लागू नहीं है। रजिस्ट्रेशन कराना यहाँ पर नेसेसरी तो नहीं है, लेकिन फ़ायदेमंद है क्योंकि 4 पार्टनर्स हैं, झगड़ा हो सकता है हिस्सेदारी को लेकर, लेकिन यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रॉफिट और लॉस, यहाँ पर आपको प्रॉफिट और लॉस पार्टनर्स में बांटना पड़ता है, लेकिन सोल ट्रेड में आपको ऐसे कोई प्रॉफिट को बांटने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? मैनेजमेंट, यहाँ पर ऑल द पार्टनर्स और वन पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म मैनेजेस द फर्म। यहाँ तो सारा का सारा काम ही बेचारे सोल ट्रेडर को करना है, किसी और के बारे में सोचना ही नहीं। कैपिटल की बात करें तो यहाँ पर 4 पार्टनर्स मिलकर पैसे लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर सिंगल बंदा ही सारा पैसा इन्वेस्ट करेगा। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, आप अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते और आपको कहीं ना कहीं बाकी पार्टनर से पूछना पड़ता है। लेकिन आपको यहाँ पर लग रहा है कि अब मुझे ये बिज़नेस नहीं करना, मैं ये बेच कर चलता हूँ, किसी और को दे देता हूँ, तो मुझे यहाँ पर कोई अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, मैं जब चाहूँ अपना इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। इसके बाद आपके पास आ जाता है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, किस तरीके के पार्टनर्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है फुल फ्लेज पार्टनर, नॉट फुल फ्लेज पार्टनर्स। सबसे पहला पार्टनर कौन? फुल फ्लेज, डेली बिजनेस में आएगा, डेली मेहनत करेगा, काम करेगा, बिजनेस को चलाने में पार्ट लेगा। नॉन फुल फ्लेज, भैया मेरे पास पैसा बहुत है, पैसा ले लो, लेकिन मैं नहीं आऊँगा, मेरा प्रॉफिट मेरे घर पहुँचा देना। तो देखो क्या लिखता है, फर्स्टली दोज पार्टनर्स हु आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द फर्म, दे इन्वेस्ट मनी, हैव शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉसेस आर कॉल्ड फुल फ्लेज। Secondly, these partners do not have full interest in the business. They are associated with the firm because of some special motive. It is not essential for them to make any investment. ज़रूरी नहीं है कि ये बिजनेस में पैसा लगाएं या ना लगाएं, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं दूर बैठे बैठे भी बिजनेस के अंदर हिस्सेदारी लेते रहते हैं। उसके बाद दे डू नॉट एम ऑफ गेटिंग एनी शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इन्हें प्रॉफिट का हिस्सा मिले, प्रॉफिट का हिस्सा ना मिले, लेकिन ये बिहेव ऐसे करते हैं जैसे यही कंपनी के मालिक है, तो इन्हें हम कहते हैं नॉट फुल फ्लेज पार्टनर्स। ओके, तो सबसे पहले आपके पास फुल फ्लेज की टाइप्स आ जाती है एक्टिव पार्टनर। नाम से ही पता लग रहा है एक्टिव रहेगा, हर चीज़ में भागीदारी लेगा, हर चीज़ में छोटी से छोटी चीज़ों का बिजनेस का ध्यान रखेगा। दिस पार्टनर हु टेक पार्टिसिपेशन इन द बिजनेस आर कॉल्ड एक्टिव पार्टनर। Beside they invest money, have share in the profit and losses, they have unlimited liabilities. These partners act as a agent of the firm. They are responsible for deals done as agents. They are also known as journal or ordinary पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर, देखो नाम से ही पता लग रहा है, भैया पैसा लगा दिया, प्रॉफिट लग दिया, लेकिन प्रॉफिट घर पहुंचा देना, आपा नहीं आएंगे। स्लीपिंग पार्टनर्स हु डू नॉट हैव एक्टिव पार्टिसिपेशन बट इन्वेस्ट मनी, हैव शेयर इन द प्रॉफिट और अनलिमिटेड लायबिलिटी। सीक्रेट पार्टनर्स, छुपा कर रखा हुआ पार्टनर। 4 पार्टनर्स तो सबको पता है, ABCD। एक E वाला पार्टनर है जो छुपा रखा है हमने, क्यों? क्योंकि मुसीबत की घड़ी में सीक्रेट पार्टनर्स कहीं ना कहीं आपकी पार्टनरशिप को स्ट्रॉन्ग करता है। A partner is known as secret partner whose relation with the firm is unknown to general public. However, he has all the feature like rest of the partner, invest capital, share profit and loss, take part in management, और कहीं ना कहीं इसकी liability भी अनलिमिटेड होती है। अब आ जाता है आपके पास नॉट अ फुल फ्लेज पार्टनर्स। ये लोग बिजनेस में सपोज पैसा नहीं लगाते, लेकिन कहीं ना कहीं ये ऐसे बिहेव करते हैं कि कहीं ना कहीं ये ही कंपनी के मालिक हैं। नॉमिनल पार्टनर्स, these partners who neither invest money nor have share in the profit and loss but have
also no role in the administration of the business. These are called nominal partner. हिंट लगाने का सबसे अच्छा तरीका, ये लोग अपना नाम देते हैं, इसको सिंपल समझते हैं। मेरे पिताजी को मार्केट में सब जानते हैं। मैं आज कोई फर्म शुरू करने जा रहा हूं, मैंने पैसा लगाया है, मैं माथापच्ची कर रहा हूं, मैं ही चलाऊंगा, लेकिन पिताजी मुझे अपना नाम देते हैं और आते हैं, अब मेरे लिए ब्रांड वैल्यू का काम करते हैं। पैसा भी नहीं लगाया, प्रॉफिट भी नहीं लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो मुझे अपना नाम, अपनी गुडविल दे रहे हैं। These firms make a gain of their personal goodwill. Though they do not have direct relation with the firm, yet they are answerable to the other active partners. कहीं ना कहीं अगर कोई गड़बड़ हो जाएगी तो लोग मेरे पिताजी के पास भी जा सकते हैं पूछने, भाई आपके बेटे ने ऐसा कर दिया, हम तो आपके भरोसे गए थे, इसीलिए उन्हें भी कहीं ना कहीं जवाब देना पड़ सकता है। पार्टनर्स बाय एस्टोपल और होल्डिंग आउट। A person who has no partnership in the firm, ये लोग पार्टनर नहीं है, but his word conduct him as a partner. अब इसको ऐसे समझो, एक शॉप थी, मैं वहां पर बैठा हुआ था, ठीक है, कोई दोस्त मेरा आया, अरे भाई साहब आप भी यहां पर हो। मैं बोला अरे यार अपना ही बिजनेस है, तू टेंशन मत ले, जो तेरे को चीज चाहिए वो ले, ऐसा समझ तू भाई के पास आए। मेरे वर्ड्स कंडक्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं मैं उस कंपनी का मालिक हूं, चाहे मैं एक्चुअल में नहीं हूं। तो लिखता है दिस इज पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। इट इज इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग आउट दैट इफ एनी पार्टी प्रोवाइड लोन टू द फर्म बिकॉज ऑफ सच कंडक्ट, देन ही विल लायबल टू डिस्चार्ज दैट डेब्ट इन द सेम मैनर एज अदर पार्टनर। तो अगर कोई बैंक का लोन देने वाला बंदा आया हुआ था और मैं कहता यार तू टेंशन मत ले, मैं बैठा हूं, बस इतना सा कहा था, अब मैं भी उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बंद गया। क्यों? क्योंकि मेरे वर्ड्स कहीं ना कहीं कंडक्ट कर रहे हैं कि मैं भी उस कहीं ना कहीं फर्म का हिस्सा हूं। यह है आपका पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट। रहता तो बाहर है, लेकिन शो ऐसे करता है जैसे वो फर्म का मालिक है। लिमिटेड पार्टनर, जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड, वो लिमिटेड पार्टनर। A person whose liability is limited to his investment in the business is called limited partner। यानी भैया जितनी उसने बिजनेस में पैसे लगा रखे हैं, देनदारी भी सिर्फ उतनी ही हो सकती है, दैट इज आपका लिमिटेड पार्टनर। In another words, if firm face any losses, he is liable only to the amount invested। तो कहीं ना कहीं अगर फर्म को लॉस होता है, फर्म डूब जाती है, तो ये भाई सिर्फ उतने ही पैसे देगा जितने पैसे आपके बिजनेस में ज़रूरी थे या जितने पैसे आपने इन्वेस्ट कर रखे थे। ही हैज़ नो राइट टू टेक पार्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन। इस भाई को बिजनेस में पार्ट लेने का कोई अधिकार नहीं है। माइनर पार्टनर कौन सा होगा? माइनर पार्टनर 18 साल से कम वाला। अचानक से सपोज पिताजी की डेथ हो गई और मजबूरी में अकाउंटिंग ईयर को पूरा करने के लिए, साल को पूरा करने के लिए, काम को पूरा करने के लिए हमने 18 साल से कम उसका लड़का था, उसे पार्टनर में ले लिया। According any person lack the capacity of contract cannot become partner. On this basis, minor cannot become partner. But according to the provision of Indian Partnership Act, a minor can be a partner in the profit of the firm if all other party give the consent. एक छोटा बच्चा भी पार्टनर हो सकता है, लेकिन बाकी सारी पार्टनर्स को जिम्मेदारी लेनी होगी उसके लॉसेस की। It should be kept in mind, minor has no share in the loss of the firm. He has limited liabilities. Partners in profit only. सिर्फ ये लोग प्रॉफिट में ही पार्टनरशिप लेंगे और इनका लॉस से कोई लेना देना नहीं है। आज मैं किसी के साथ बिजनेस कर रहा हूँ, अरे यार मैं धंधे की पूरी जानकारी रखता हूँ, मैं ही सब कुछ करूँगा, तू सिर्फ पैसे लगा दे यार, बस प्रॉफिट भी तेरा है, लॉस मैं रखूँगा, तो टेंशन मत लियो। ओके, ये है आपका पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। इसके बाद आपके पास एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, माइनर एज ए पार्टनर। माइनर एज ए पार्टनर का मतलब क्या कि जब 18 साल से कम वाला बंदा आपका पार्टनर बन जाता है, दैट इज माइनर एज ए पार्टनर। अ पर्सन लेस देन द एज ऑफ 18 कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ माइनर। द मेन फीचर ऑफ माइनर इज दैट ही लैक्स द कैपेसिटी टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। In another words, contract is signed with the minor is completely void. It means if minor refuses to fulfill the promise, then the party cannot move to the court.
अगर 18 साल से कम वाला बच्चा आपका प्रॉमिस पूरा करने से मना कर जाए तो आप उसके खिलाफ लीगल एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि वो कैपेबिलिटी रखता ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की। ओके, ये दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको समझने ज़रूरी है। भाई आज 18 साल से कम वाला बच्चा हमने पार्टनरशिप में ले लिया से, आज उसकी उम्र 16 ईयर्स है, 2 साल बाद वो 18 का हो जाएगा, तो या तो वो पार्टनरशिप में बना रहेगा या वो पार्टनरशिप को छोड़कर चला जाएगा। पोजीशन ऑफ ए पार्टनर बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी, तो 18 साल का होने से पहले उसकी जिम्मेदारियां क्या क्या होंगी, 18 साल के बाद उसकी जिम्मेदारी क्या क्या होंगी, ये सब मैं यहाँ पर मेंशन कर रखा है। बिफोर अटेनिंग मतलब 18 साल से पहले। राइट टू शेयर इन प्रॉफिट एंड एसेट्स, सिर्फ एसेट्स में भागीदारी लेगा, संपत्ति में भागीदारी लेगा, प्रॉफिट में भागीदारी लेगा, ना तो लायबिलिटी से कोई मतलब, ना लॉस से कोई मतलब। राइट टू इंस्पेक्ट द बुक ऑफ अकाउंट, इस बच्चे के पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करने का अधिकार होगा। राइट टू फाइल सूट, ये बच्चा कंपनी पर भी केस कर सकता है, बाकी सारे पार्टनर्स पर भी केस कर सकता है अपने हिस्सेदारी के लिए, और अगर कोई गड़बड़ हो जाती है तो उसके लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ माइनर पार्टनर, द माइनर पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लिमिटेड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ इन्वेस्टेड कैपिटल, तो कहीं ना कहीं सिर्फ इसकी उतनी ही जिम्मेदारी है जितना पैसा इसने बिजनेस में लगा रखा है। वाइल अनदर पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्लियर। अब 18 साल का होने के बाद, अब वो 18 का हो गया है तो दो ही चीजें कर सकता है, या तो पार्टनरशिप फर्म में बना रहे, ठीक है, यानी कि पार्टनरशिप कंटिन्यू करे, या फिर पार्टनरशिप को छोड़कर चला जाए, दो ही काम कर सकता है। तो व्हेन ही इलेक्ट्स टू रिमेन पार्टनर, जब वो पार्टनर रहना स्वीकार कर लेता है, तो हिज लायबिलिटीज विल बी अनलिमिटेड। अब उसकी लायबिलिटीज क्या हो जाएंगी, अनलिमिटेड हो जाएंगी। ही विल ऑल्सो गेट शेयर इन लॉसेस अलोंग विद प्रॉफिट, अब उसे प्रॉफिट नहीं मिलेगा, अब उसे साथ में लॉस का हिस्सा भी मिलेगा। He will responsible for the act of the firm made during the tenure of minority with retrospective effect। कहीं ना कहीं जब वो माइनर था, जब वो 2 साल तक बिजनेस में छोटा था, 18 साल से कम था, अगर उस टाइम पर कोई गड़बड़ हुई है तो अब उसे उसका प्रभाव भी झेलना पड़ सकता है। अब वो ये कहकर नहीं बच सकता कि मैं उस टाइम पर छोटा था, मुझे नहीं पता, तुम लोग देखो, नहीं। अब वो जब पार्टनर बनेगा तो हर वो चीज़ जो उसने 18 साल से पहले की थी, मेजॉरिटी से पहले करी थी, उसका भी प्रभाव उसे लेना पड़ेगा। When he will not elect to remain as a partner, अब वो पार्टनर बना नहीं रहना चाहता, वो फर्म से अपना हिस्सा लेकर जाना चाहता है, तो His rights and responsibilities will be of minor till the public notice। तो कहीं ना कहीं अभी उसकी जिम्मेदारी सिर्फ 18 साल से कम वाला जैसा बच्चा चल रहा था बिल्कुल वैसी ही रहेगी। He will not responsible for any act after giving public notice। पब्लिक नोटिस देने के बाद कंपनी में कोई भी गड़बड़ हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी उस पार्टनर की नहीं है। He has to take file suit against the partner in the sharing an asset and the और कहीं ना कहीं ये भाई जो है वो दूसरे पार्टनर्स पर केस कर सकता है अपना हिस्सा और प्रॉफिट मांगने के लिए। क्लियर मेरी बात। इसके बाद पार्टनरशिप डीड आ जाती है, और पार्टनरशिप डीड के बाद कहीं ना कहीं पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है एग्रीमेंट। तो जब भी आप पार्टनरशिप शुरू करते हो तो आपको कहीं ना कहीं दूसरे पार्टनर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, और कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है तो कहीं ना कहीं दैट इज़ कॉल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो 6-7 पॉइंट से ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैक्सिमम करो तो 10 पॉइंट याद रख लेना, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये 3-4 नंबर का क्वेश्चन आता है, आपको डेफिनेशन लिखनी होती है और क्या क्या चीज़ें इसमें आती है वही लिखनी है। तो इट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट विच स्पेसिफाइड टर्म्स एंड कंडीशन दैट गवर्न्स द पार्टनरशिप। तो इसके अंदर सारी टर्म्स और कंडीशन लिखी होती है जिसके बेसिस पर आपने पार्टनरशिप को एस्टेब्लिश किया है। तो क्या क्या लिखा होगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, फर्म का नाम और पता, पार्टनर्स का नाम और पता, कितने टाइम तक आप पार्टनरशिप करने वाले हो, क्या आप काम करने वाले हो, लोग कितना पैसा लगाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस रेशो क्या रहेगी, कमीशन सैलरी किस पार्टनर को कितनी देनी है, लोन ले सकते हैं पार्टनर से या कितना लोन दे सकते हैं,
ड्राइंग्स का मतलब आप पर्सनल घर खर्चे के लिए कितने पैसे निकालोगे और उसके ऊपर कितना ब्याज दोगे। ऑडिट का मतलब कहीं ना कहीं आप बिजनेस को कितना चेकआउट कर सकते हो, उसकी बुक्स को चेक कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, आपकी डाइट ड्यूटीज़ क्या है, एडमिशन और रिटायरमेंट कैसे होगा, नया पार्टनर आएगा तो क्या करना होगा, पार्टनर छोड़कर जाएगा तो क्या करना होगा, ये सारी चीज़ें। ये बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, फॉर्म और रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप अभी अभी हमने पढ़ा कि कहीं ना कहीं हम पार्टनरशिप एक्ट के अंदर रजिस्टर करा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। फ़ायदेमंद है लेकिन ज़रूरी नहीं। तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट इट इज़ नॉट नेसेसरी टू गेट firm registered for its formation, but there can be some difficulties if it is not registered। क्योंकि रजिस्टर्ड फर्म होगी तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो कहीं ना कहीं टर्म्स और कंडीशन पर सारे पार्टनर साइन करेंगे, और साइन करेंगे उसके बाद झगड़ा होने के चांसेस नहीं बचते। ओके, तो फिर एक फॉर्म भरो, रजिस्टर कराओ, क्या क्या वही नाम, पता, एड्रेस, फुल नेम, पार्टीज का, ये सब चीज़ें रखो, रजिस्ट्रार के पास पहुंच जाओ, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करा दो, वो चेक करेगा, अगर सेटिस्फाई होगा तो आपकी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रेशन दे देगा। तो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अल्ट्रेशन आफ्टर रजिस्ट्रेशन, क्या क्या चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। अगर मुझे नाम चेंज करना है, एड्रेस चेंज करना है, बिजनेस को क्लोज करना है, नई जगह पर खोलना है, नया पार्टनर आ रहा है, कोई पार्टनर बिकमिंग अडल्ट, तब जब मुझे इन सब चीज़ों को एग्रीमेंट में चेंजेस करने पड़ते हैं। ये लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप फर्म को रजिस्टर्ड नहीं कराते तो क्या होता, तो कहीं ना कहीं भी कोई भी पार्टनर एक दूसरे के ऊपर केस नहीं कर सकता था। नो पार्टनर कैन इनिशिएट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द फर्म, कहीं ना कहीं एक पार्टनर फर्म के अगेंस्ट केस नहीं कर सकता था अपने अधिकार के लिए। फर्म भी पार्टनर्स के ऊपर केस नहीं कर सकती थी। फर्म कैन नॉट प्रोसीड अगेंस्ट अदर पार्टी, बाहर वाली पार्टियों के ऊपर भी केस नहीं कर सकती थी। बेनिफिट्स क्या है, फर्म के लिए क्या फ़ायदा है, फर्म्स गेट रजिस्टर्ड फाइलिंग केस अगेंस्ट द एक्सटर्नल पार्टी। अगर रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो फर्म बाहर वाली पार्टियों के ऊपर केस कर सकती है। पार्टनर्स चाहें तो एक दूसरे पर केस कर सकते हैं, अधिकार मांग सकते हैं। पार्टनर चाहे तो फर्म पर भी केस कर सकते हैं। आने वाले पार्टनर्स के ऊपर भी हम कहीं ना कहीं रूल्स और रेगुलेशंस को बाउंड कर सकते हैं। कोई पार्टनर छोड़कर जा रहा है तो हम उसके लिए भी रूल्स और रेगुलेशंस बना सकते हैं। तो जब डेथ हो जाएगी तो उसका हिस्सा कैसे देना है, जब वो रिटायर हो जाएगा तो उसको पैसे कैसे देने हैं, कितने पैसे देने हैं, कैलकुलेशन कैसे होगी, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर डिफ़ाइन कर देते हैं। तो ये छोटा छोटा टॉपिक है, आपको जर्नल बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तब भी मैं इस टॉपिक को पढ़ूं। तो यहाँ तक आपका पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद मैं आपके नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको जॉइंट हिंदू फैमिली के बारे में डिटेल में डिस्कस करूँगा। थैंक यू।